हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम लोगों ने सेल पढ़ना स्टार्ट किया था। आइए हम लोग सेल को आगे अब पढ़ रहे हैं। सेल में एक क्लास हम लोगों ने किया था, जहाँ से पढ़ा था हम लोग वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। सेल सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। कोशिका, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। आइए हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में रिजॉल्विंग क्षमता तक पढ़ लिया था, यानी कि मनुष्य के रिजॉल्विंग क्षमता तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यानी कि मनुष्य की आंख की जो देखने की क्षमता होती है हम लोग क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग क्षमता कहते हैं। ठीक, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल की संख्या के आधार पे दो भाग में बांटते हैं। संख्या के आधार पे कितने भाग में बांटे थे? दो भाग में, एक यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, और दूसरा हम लोगों ने बांटा था बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय यानी कि एक हम लोगों ने बांटा था यूनिसेलुलर में और एक हम लोगों ने बांटा था मल्टीसेलुलर में। एक हम लोगों ने बांटा था क्या चीज? यूनिसेलुलर में, और एक हम लोगों ने बांटा था मल्टीसेलुलर। अब हमने बोला था कि एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर किसे कहेंगे? तो जिसका शरीर एक सेल से बना हो। और मल्टीसेलुलर किसे कहेंगे? जिसका शरीर दो या दो से अधिक सेल से बना हो। दो या दो से अधिक सेल से क्या हो? बना हो, उसे क्या कहते हैं? मल्टीसेलुलर कहते हैं। और जिसका शरीर एक सेल से बना हो उसे क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। हम आपको बताए थे कि मनुष्य की आंख का रिजॉल्विंग क्षमता 100 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 100 माइक्रोमीटर होता है। यानी कि इसके ऊपर के वस्तु को मनुष्य के देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है, और उससे नीचे के वस्तु को देखने के लिए मनुष्य को क्या होता है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होता है। और मैंने ये भी बताया था कि एक कोशिकीय जीव को देखने के लिए मनुष्य ऐसे नहीं देख सकता है, ऐसे नॉर्मल आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें क्या होना चाहिए? माइक्रोस्कोप होना चाहिए। विदाउट माइक्रोस्कोप के हम लोग क्या कर सकते हैं? एक कोशिकीय जीव को नहीं देख सकते हैं। यानी कि एक कोशिकीय जीव को अगर देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। विदाउट माइक्रोस्कोप के हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। तो अब आप लोग हम कह सकते हैं कि अगर एक कोशिकीय जीव को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है, तो क्या हम मनुष्य यानी कि बहुकोशिकीय जीव, यानी कि जितने बहुकोशिकीय जीव हैं उनके शरीर की अगर एक सेल की बात करें तो एक सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। यानी कि मनुष्य के एक सेल को देखना है, क्योंकि मनुष्य भी बहुकोशिकीय है। तो मनुष्य बहुकोशिकीय है, तो मनुष्य के एक सेल की अगर हम बात करें, एक सेल को अगर देखना है तो हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का आवश्यकता पड़ेगा। यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कोशिका के विकास की तरफ। हम लोग इतना आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था। अब हम आते हैं कोशिका के विकास की तरफ। आखिरकार कोशिका का विकास हुआ कैसे? कैसे कैसे हुआ कोशिका का विकास? क्या धड़ल्ले कोशिका का विकास हो गया तुरंत? एकदम नहीं। एकदम कोशिका का विकास एकदम धीरे धीरे हुआ, एकदम आराम आराम से हुआ कोशिका का विकास। क्योंकि हमारे पास पहले माइक्रोस्कोप नहीं था, और जब माइक्रोस्कोप हुआ ना तो उतना अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं हुआ जिससे कि हम लोग क्या कर सके? कोशिका को जूम करके यानी कि कोशिका के बारे में अच्छा से हम लोग पता लगा सके। हमने आपको बताया भी था कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कि जितना हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे यानी कि माइक्रोस्कोप की आवश्यकता सहायता से ही करेंगे, यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं करेंगे। क्योंकि कोशिका हमारा 100 माइक्रोमीटर से भी क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो इस कोशिका के विकास के क्रम में सबसे बड़ा बदलाव आया 1590 में। 1590 में दो वैज्ञानिक थे, एच जैनसन और जेड जैनसन। दो वैज्ञानिक थे, एच जैनसन और जेड जैनसन। एच जैनसन और जेड जैनसन, ये दो वैज्ञानिक थे। यानी कि ये दोनों भाई थे। क्या थे? ये दोनों भाई थे। ये दोनों क्या थे? वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया। स्कोप का खोज कर दिया, माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया। किसने? एच जैनसन और जेड जैनसन ने माइक्रोस्कोप का खोज किया। जब माइक्रोस्कोप का खोज किया ना
तब से कोशिका के विकास हम लोग का होना स्टार्ट हो गया। और बहुत अच्छा से हम लोग का कोशिका का विकास, कब हम लोग को कोशिका के बारे में सबसे अच्छा पता चला, जब 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया। और 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज दो वैज्ञानिक नल एवं रस्का ने किया था। किसने किया था? नल एवं रस्का ने किया था। लेकिन इसके बीच में भी तमाम घटना घटे सेल के दुनिया में, क्योंकि सेल को अचानक ऐसा नहीं आया कि 1931 में जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया तो सेल के बारे में हम लोग को इतना पता चल गया। सेल का विकास एकदम हम आप लोगों को क्या बोले कि धीरे धीरे हुआ था। इसके बीच में 1590 से लेकर 1931 के बीच में बहुत सारे सेल के दुनिया में खोज हुआ और बहुत सारी चीजें हम लोग को सेल के बारे में जानने को मिला। तो 1590 में तो हम लोग जान गए कि माइक्रोस्कोप का खोज हो गया, यानी कि माइक्रोस्कोप का खोज करने वाला दो वैज्ञानिक थे, एच जेनसन और जेड जेनसन। दो वैज्ञानिक कौन थे? एच जेनसन और जेड जेनसन। ये दो वैज्ञानिक हुआ करते थे। ये दोनों क्या थे? भाई थे। यानी कि 1590 में ये क्या था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था? नहीं था, ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप था। क्या था? ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप था, जिसका खोज एच जेनसन और जेड जेनसन ने किया था। अब आता है 1665। अब आता है 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक आया। कौन आया? रॉबर्ट हुक। कौन आया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक आया और रॉबर्ट हुक आया और सेल का खोज किया, यानी कि कोशिका का खोज किया। रॉबर्ट हुक आया और कोशिका का खोज किया। इन्होंने कर्क के पौधा के छाल के ऊपर खोज किया था। कर्क के पौधा के छाल के ऊपर इन्होंने खोज किया था। इन्होंने कर्क के पौधा को लिया और छीलते गए इतना पतला उसको किए कि ये क्या करे कि माइक्रोस्कोप के नीचे रख के क्या कर सके? देख सके। जिस माइक्रोस्कोप से सेल का खोज किया था ना, उस माइक्रोस्कोप को इन्होंने स्वयं बनाया था। कौन? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जिस माइक्रोस्कोप से सेल का खोज किया था ना, यानी कि कोशिका का खोज किया था ना, उस माइक्रोस्कोप को स्वयं रॉबर्ट हुक ने ही बनाया था। ये जो रॉबर्ट हुक है 1665 में एक और माइक्रोस्कोप का खोज किए और उसी माइक्रोस्कोप से, यानी कि स्वयं जो अपना माइक्रोस्कोप बनाया ना, उसी माइक्रोस्कोप से कर्क के पौधा पर सेल का खोज किए। तो यानी कि अब क्वेश्चन आप लोगों से कहेगा कि सेल का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में इन्होंने किया था। अब जब इन्होंने कर्क के पौधा पे जो सेल को देखा था ना, जो सेल को देखा था, तो इनको मधुमक्खी के छत्ता के समान दिखाई दिया था। ऐसे एकदम मधुमक्खी के छत्ता के समान इनको दिखाई दिया था। अब ये मधुमक्खी के छत्ता के समान दिखाई दिया था और ये जो सेल का खोज किए थे ना, इनका नाम भी जो सेल रखा था किसने रखा था? नामकरण भी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने ही किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। यानी कि सेल इन्होंने नाम जो रखा ना, ये नाम किसने रखा? रॉबर्ट हुक ने रखा। अब बात आता है कि ये सेल नाम क्यों रखे? ये सेल नाम आखिरकार रखे तो क्यों रखे? तो सेल एक क्या है? लैटिन शब्द है। क्या है? सेल लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। अब जब इन्होंने देखा था ना, तो इनको ठीक कमरा के ही समान दिखाई दिया था। देखिए ना, छोटा सा एक ऐसे दिखाई दे रहा है, तो एक कमरा के समान ही तो दिखाई दे रहा है। इसीलिए इन्होंने क्या नाम रख दिया? सेल नाम रख दिया। और सेल का अर्थ क्या होता है? एक लैटिन सेल क्या है? एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा सा कमरा। जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा सा कमरा होता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन यही डायरेक्टली पूछ देता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, कि सेल का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। सेल का नामकरण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ये सेल का अर्थ क्या होता है? तो छोटा सा कमरा। सेल कौन सा भाषा शब्द है? तो लैटिन शब्द है। सेल कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। लेकिन जो ये खोज किए थे ना, ये सेल का, यानी कि कोशिका का जिन्होंने खोज किया था ना, ये मृत कोशिका था, यानी कि डेड सेल था। क्या था? डेड सेल था, यानी कि मृत सेल था, जीवित सेल नहीं था। अब बात आता है कि सर हम जीवित सेल किसे कहेंगे और मृत सेल किसे कहेंगे? तो जिस सेल के अंदर जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा उसे जीवित द्रव कहते हैं, और जिस जीवित सेल कहते हैं, और जिस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहते हैं? मृत सेल कहते हैं। ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आइए हम देखिए, हम इजी भाषा में, यानी कि इस सेल के अंदर का जो माल मटेरियल था, जो मसाला था, वो क्या हो गया था? खत्म हो गया था।
सूख गया था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, मृत सेल कहा गया। और जीवित सेल यानी कि उसके अंदर का सब मटेरियल क्या है, जिंदा है, सूखा नहीं है, उसे क्या कहेंगे, जीवित सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवित सेल कहेंगे। तो अब बात आता है कि मृत सेल का तो खोज रॉबर्ट हुक ने कर दिया, तो क्या जीवित सेल का भी इन्होंने ही खोज किया था, तो नहीं, जीवित सेल का अलग वैज्ञानिक है 1683 में, जिनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक। नाम क्या था, एंटोनी वान लीवेनहॉक। नाम क्या था, एंटोनी वान लीवेनहॉक, यानी कि 1683 ईस्वी। देखिए सेल का विकास कैसे हो रहा है, कितना तेजी में हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना तेजी में हो रहा है, ठीक ना। तो ये जो 1863 था ना, ये 1863 में आए कौन, एंटोनी वान लीवेनहॉक। हम लीवेनहॉक को लिख दे रहे हैं, लीवेनहॉक। ये लीवेनहॉक आए और जीवित सेल का खोज किए, जीवित सेल का खोज किया। तो जीवित सेल का खोज किसने किया था, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। ये एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित सेल का खोज किया। किस सेल का खोज किया, जीवित सेल का खोज किया। और कब किए, 1883 ईस्वी में। देखिए सेल का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ और अभी भी हम लोग को उतना विकास नहीं हो गया था। 1683 तक भी केवल हम लोग ये जान रहे थे कि ये जीवित सेल है और ये मृत सेल है। और जीवित सेल क्यों कहेंगे और मृत सेल क्यों कहेंगे, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जिसमें रहेगा उसे जीवित कहेंगे, जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा उसे मृत कहेंगे। हम लोग को पूरा सेल के बारे में भी पता ही नहीं चला था कि सेल के अंदर आखिरकार है तो क्या है। केवल हम लोग को इतना सेल के बारे में पता चल गया था कि कौन सेल जीवित है और कौन सेल मृत है। अब आता है 1831। ध्यान से देखिएगा, एक रॉबर्ट हुक पढ़ाए थे जो कि सेल का खोज किया था। यहाँ पढ़ेंगे रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन है और केंद्रक का खोज किया, यानी कि न्यूक्लियस का खोज किया, न्यूक्लियस का खोज किया, यानी कि केंद्रक का खोज किया। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ये जो रॉबर्ट ब्राउन थे ना, आए और माइक्रोस्कोप से भी इन्होंने देखी और देखे कि बीच में कोई एक संरचना है। क्या है, बीच में एक कोई संरचना है जिसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, केंद्रक। आखिरकार ये केंद्रक बीच में ही नहीं पाया जाता है। जब हम आपको सेल पढ़ाएंगे, एक प्लांट सेल पढ़ाएंगे और एक एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में केंद्रक बीच में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में केंद्रक कहाँ चला जाता है, साइड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, साइड में चला जाता है, ठीक ना। तो अभी यहाँ टेंशन मत लीजिए, केवल यहाँ समझिए कि केंद्रक का खोज किसने किया था। तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया था, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन किस चीज का खोज किया था, केंद्रक का खोज किया था। क्या चीज का खोज किया था, केंद्रक का खोज किया था। यहां तक तो ठीक है। अभी हम लोग को कोशिका के बारे में जानकारी नहीं मिला था, लेकिन कोशिका के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत मिला हम लोगों को कब, जब सेल थ्योरी आया तब। और सेल थ्योरी आया 1838 ईस्वी में। कब आया सेल थ्योरी, 1838 ईस्वी में। 38 से 39 में मान सकते हैं, 1838 से 1839 में सेल थ्योरी आया। और दो वैज्ञानिक दिए, स्लाइडेन एवं सवान, डेन एवं सवान। स्लाइडेन एवं सवान दो भाई थे। इन्होंने भी क्या थे, दो भाई थे। और सेल के विधिया में इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा आविष्कार दिया, यानी कि सेल थ्योरी दिया। तो सेल थ्योरी इन्होंने स्लाइडेन एवं सवान दिया। और मुख्य रूप से चार बात कहा। क्या कहा, चार बात इन्होंने कहा। पहला बात कहा कि किसी भी लिविंग यानी कि सजीव के शरीर का निर्माण, यानी कि लिविंग थिंग का निर्माण, लिविंग थिंग के बॉडी का निर्माण, यानी कि सजीव के शरीर का निर्माण सेल से हुआ है। क्या चीज से हुआ है, सेल से हुआ है। इन्होंने कहा कि किसी भी शरीर का निर्माण, यानी कि जो लिविंग थिंग है ना, यानी कि उसका शरीर का निर्माण क्या चीज से हुआ है, सेल से हुआ है। और मैंने आप लोग को बताया था कि सेल मिलकर क्या चीज का निर्माण किया, टिश्यू का निर्माण किया, टिश्यू मिलकर क्या चीज का निर्माण किया, ऑर्गन का निर्माण किया, और ऑर्गन मिलकर क्या चीज का निर्माण किया, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण किया, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या चीज का निर्माण किया, बॉडी का निर्माण किया। तो जब ये सेल थ्योरी है ना, उस टाइम क्लियर हो गया, स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो हम जितने सजीव है ना, उनका शरीर क्या चीज का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है, कोशिका का बना हुआ है। पहला बात। दूसरा बात इन्होंने कहा कि कोई भी जो सेल है ना,
इसका निर्माण जो पहले से निर्मित हमारे शरीर में जो सेल होते हैं ना उसी से होता है। यानी कि किसी भी शरीर का सेल का निर्माण एक ही सेल से होता है। यानी कि कोई नया सेल बनेगा उसमें एक ही सेल का भाग लेगा। नया सेल के निर्माण में यानी कि न्यू सेल के निर्माण में यानी कि जब नया सेल बनेगा ना तो उसमें एक ही सेल भाग लेगा, दो सेल भाग नहीं लेगा। अगर हमारे शरीर में नया सेल का जनरेट हो रहा है यानी कि नया सेल बन रहा है तो हमारे शरीर में जो नया सेल बन रहा है ना वो सेल एक के निर्माण में एक ही सेल भाग लेगा, दो सेल भाग नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए कि स्पर्म और ओवा सेल, मनुष्य यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा, ये दोनों मिलता है तो क्या चीज का निर्माण करता है? जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट के बाद क्या करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण के बाद क्या चीज का निर्माण होता है? शिशु का निर्माण होता है। और शिशु के बाद क्या होता है? बच्चा जन्म लेता है। क्या होता है? बच्चा जन्म ले लेता है। तो वो जो जाइगोट का निर्माण किया, फर्टिलाइजर का प्रक्रिया, वो तो मनुष्य का स्पर्म एक ही सेल गया, फीमेल का ओवा का एक ही सेल आया होगा ना, वो वही सेल मिलकर क्या चीज का निर्माण किया? बच्चा का निर्माण कर दिया। यानी कि कह सकते हैं कि एक ही सेल भाग लेगा क्या चीज में? दूसरा सेल के निर्माण में। दूसरा बात हो गया। तीसरा बात इन्होंने कहा, हम आप लोग को पढ़ाए थे कि सेल क्या चीज का निर्माण करता है? टिश्यू का निर्माण करता है। जो सेल हमारे होते हैं, जो कोशिका होते हैं, ये टिश्यू का निर्माण करते हैं। और ये जो टिश्यू होता है ना, ऑर्गन का निर्माण करता है। ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। ऑर्गन सिस्टम बॉडी का निर्माण करता है। अब बात आता है कि क्या ये जो सेल हमारे होते हैं क्या अलग अलग नहीं पाए जाते हैं? हमेशा ये समूह में ही पाए जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। जो हमारा सेल होता है ना, ये समूह में भी पाया जाता है और अलग अलग भी पाया जाता है। क्या होता है? ये जो हमारा सेल होते हैं ना, ये समूह में भी पाया जाता है और अलग अलग भी पाया जाता है। तो कहा गया कि सेल जो होता है ना, समूह में भी पाया जाएगा और अलग अलग भी पाया जाएगा। अगर अलग अलग पाया नहीं जाता तो एक कोशिकीय जीव का शरीर बनता कैसे? जो एक सेल से निर्मित है, जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो हमारा शरीर क्या होता है? एक सेल का बना होता है या हमारा सेल जो होता है ना, समूह में भी रह सकता है और अलग अलग भी रह सकता है। इन्होंने चौथा बात बतलाया, आखिर कोई भी प्रक्रिया होगा ना, सेल का कोई भी प्रक्रिया होगा, ये एक सेल या दूसरा सेल का निर्माण करे या कोई भी प्रक्रिया हो हमारे शरीर के सेल के अंदर, उस सबको कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक। यानी कि न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। यानी कि एक सेल से नया सेल को बनाना है, कौन निर्माण करेगा? केंद्रक निर्माण करेगा। कौन कंट्रोल करेगा? केंद्रक करेगा। तो सेल डिवीजन को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। यानी कि सेल के निर्माण को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। यानी कि सेल में कुछ भी करे, जैसे हम लोग को कंट्रोल कौन करते हैं? हमारे मम्मी पापा। और अब हम लोग अपने जनरेशन वाले को कंट्रोल करेंगे। तो ऐसे जो सेल के अंदर यानी कि हमारे शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर कुछ भी होता है ना, तो सबको कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। तो ये कोशिका सिद्धांत 1839 में यही हम लोग को बताया, ठीक ना। 1839 में कोशिका सिद्धांत हम लोग को यही बताया। अब 1839 के बाद पुरकिंजो ने जीव द्रव का खोज किया था। किसने? पुरकिंजो ने जीव द्रव का खोज कर दिया था। पुरकिंजो ने क्या चीज का खोज किया? जीव द्रव का खोज किया। और 1855 आता है। अब आता है 1855। 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने आया और कहा ओमी सेलुला ई सेलुला। अब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये एक क्या है? भाषा है, जर्मन भाषा है, जो कि हम लोग को समझ में नहीं आता है। जैसे हम लोग बांग्ला नहीं जानते हैं और कोई आके यहाँ बांग्ला बोलना स्टार्ट करे तो हम लोग को बांग्ला समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा कि ओमी सेलुला ई सेलुला, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जो नया कोशिका का निर्माण होगा, पहले से हमारे शरीर में जो कोशिका है उसी से क्या होगा? नया शरीर सेल का निर्माण होगा। यानी कि पहले से निर्मित जो सेल है उसी सेल से क्या होगा? नया सेल का निर्माण होगा। और ये जिस तरीका से यानी कि जिस प्रक्रिया से भी होगा ना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सेल डिवीजन कहेंगे। यानी कि मान लीजिए हमारे शरीर में सेल है, क्या है? सेल है, और इस सेल से दो सेल का निर्माण हो गया। क्या हो गया? दो सेल का। तो इन्होंने यही कहा कि जब भी नया सेल का निर्माण होगा ना, ये जो नया सेल बन रहा है ये पहले से जो हमारे शरीर में है इसी सेल से बनेगा। और जब ये इसी सेल से बनेगा ना, तो ये जो प्रक्रिया हुआ है ना, चाहे जो भी प्रक्रिया हो, जैसे भी प्रक्रिया हो, इसे ही क्या कहेंगे? सेल डिवीजन कहेंगे। यानी कि
कोशिका विभाजन कहेंगे, विभाजन कहेंगे, क्या कहेंगे, कोशिका विभाजन कहेंगे, यानी कि सेल डिवीजन कहेंगे, क्या कहेंगे, सेल डिवीजन कहेंगे। अब आता है 1931, अब क्या आता है 1931, 1931 में बहुत बड़ा बायोलॉजी के दुनिया में वंडर आया और बहुत अच्छा आया। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था नल एवं रस का, नल एवं रस का, रस का। ये दो वैज्ञानिक थे, यानी कि ये दोनों ने क्या था, भाई था। और हद तो तब हो गई कि दोनों क्या करते थे, दर्पण बेचा करते थे और दर्पण बेचते बेचते इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज 1931 में हो गया। जैसे ही 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, सेल के बारे में किसी को बताने का जरूरत ही नहीं रहा, आखिर सेल क्या है क्या नहीं है, सेल क्या है क्या नहीं है जिसको देखना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या करो, सेल को नीचे रख के देख लो कि सेल के अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो सेल का ये तमाम प्रकार के विकास हम लोग देखें। और कब विकास अच्छा से होना स्टार्ट हुआ, जब 1931 आया तब, क्योंकि 1931 में दो वैज्ञानिक नल एवं रस्का थे। ये दोनों ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज करने की वजह से हम लोग को सेल को अच्छा से देखने को मिल गया और हम लोग सेल को क्या किए, अच्छा से देखना स्टार्ट कर दिए। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये तो सेल का विकास था, अभी भी हम लोग सेल के विकास के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, आप लोग को जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप लोग पढ़िए। आप लोग को इतना पढ़ा दिया जाएगा कि ये जितने किसी भी एग्जाम में आप लोग अगर इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आप लोग को एग्जाम में उस क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पहला बात। दूसरा बात कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो मन लगा के पढ़िए, ठीक ना, नहीं तो जिस दिन सिलेक्शन नहीं होगा ना उस दिन आपको बहुत दुख होगा। क्योंकि देखिए, खाली जेब और खाली पेट बहुत चीज सिखाता है। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अगर पैसा है तो सब है और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक ना। तो आप पढ़िए, ठीक। आइए अब हम लोग कोशिका को और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और समझते हैं सेल को। ये जो सेल है ना, ये जो सेल है, सेल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। यानी कि प्रोकैरियोटिक किसे कहेंगे और यूकैरियोटिक किसे कहेंगे। अब बात आता है कि प्रोकैरियोटिक किसे कहेंगे और यूकैरियोटिक किसे कहेंगे। तो प्रोकैरियोटिक किसे कहेंगे, यानी कि एकदम पुराना कोशिका को क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। यानी कि पुराना सेल को क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। या जिसमें केंद्रक का विकास न हो, केंद्रक का क्या हो, विकास न हो, उसे क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का आकृति क्या होता है, कैप्सूल के समान होता है और उसमें क्या होता है, टेल निकला रहता है और ये क्या होता है, रोम, ऐसे बाहर रोम फैले होते हैं। क्या होते हैं, बाहर रोम फैले होते हैं और इसके अंदर ही क्या रहता है, केंद्रक इधर उधर फैला रहता है, यानी कि केंद्रक का विकास नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक में हम कह सकते हैं कि आदिम प्रकार की कोशिका, यानी कि सबसे पुराना कोशिका क्या था, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या केंद्रक का विकास होता है, नहीं होता है, यानी कि इसमें किसी भी कोशिका का विकास होता ही नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक में कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, केंद्रक का विकास होता है। क्या होता है, इसमें केंद्रक का विकास होता है। क्या होता है, इसमें केंद्रक का विकास क्या होता है, होता है। इसमें सब कोशिकांग का विकास होता है, ठीक ना, इसमें सभी कोशिकांग के क्या होता है, विकास होता है। अब यूकैरियोटिक में भी हम लोग दो प्रकार के सेल पढ़ेंगे, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। यूकैरियोटिक में कितने प्रकार के सेल होते हैं, दो सेल, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि सब देखिए, एनिमल और प्लांट में सब चीज सिमिलर होते हैं, केवल सेल वाल और सेल वाल पाए जाते हैं, यानी कि कुछ कुछ अलग होते हैं जो कि हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ देखिए, सेल, सेल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। फिर हम लोग जैसे यूकैरियोटिक सेल को कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। लेकिन हम लोग यहाँ प्लांट और एनिमल को ना बांटते, हम लोग सेल को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो सेल को दो भागों में बांटा गया। एक था सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। एक था साइटोप्लाज्म,
प्लाज्मा यानी कि जीव द्रव। जीव द्रव देखिए कोशिका के जो चारों ओर आवरण पाया जाता है ना, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो भी तरल पदार्थ भरा रहता है, जो भी इसके अंदर भरा रहता है, अभी केंद्र को छोड़ दीजिए, इसके अंदर जो भी ये भरा है क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो सेल को हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो दो भागों में बांटे। कौन कौन भाग में बांटे, एक सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, और एक हम लोग बांटे साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव। अब इस साइटोप्लाज्म को भी हम लोग दो भाग में बांटे। कितने भाग में बांटे, दो भाग में। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक, सॉरी साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होगा। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव। जीव द्रव, इस जीव द्रव को दो भाग में बांटे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म को कहते हैं जीव द्रव, सॉरी कोशिका द्रव। कोशिका द्रव ये क्या होता है, अर्ध तरल पदार्थ होता है। यानी कि कोशिका द्रव और न्यूक्लियस द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाते हैं तो क्या मिलता है, जीव द्रव मिलता है। क्या मिलता है, जीव द्रव मिलता है। क्या मिलता है, जीव द्रव मिलता है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसे दो भाग में बांट देते हैं। इसको भी कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में। एक ऑर्गोनाइड्स और एक मेटाप्लास्ट। मेटाप्लास्ट यानी कि ऑर्गोनाइड्स किसे कहेंगे और मेटाप्लास्ट यानी कि जिसका विकास हो सके उसे क्या कहेंगे, यानी कि जो अपनी संख्या को बढ़ा सके उसे क्या कहेंगे, ऑर्गोनाइड्स कहेंगे। और मेटाप्लास्ट किसे कहेंगे, जिसमें विकास ना हो सके। जैसे इसमें कौन कौन आ जाएंगे, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम क्या हो जाएगा, ऑर्गेनॉइड्स हो जाएगा। और मेटाप्लास्ट वासा, प्रोटीन, ये सब क्या हो जाएगा, मेटाप्लास्ट हो जाएगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि निर्जीव जो होगा मेटाप्लास्ट होगा और सजीव जो होगा क्या होगा, ऑर्गेनॉइड्स होगा। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे ऑर्गेनॉइड्स के बारे में, यानी कि कोशिकांग के बारे में। यानी कि कोशिका के अंदर जो सजीव पाए जाते हैं, जो जीव पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। वो कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं, ऑर्गेनॉइड्स में पाए जाते हैं। यानी कि हम लोग पहले ऑर्गेनॉइड्स को पढ़ेंगे, उसके बाद किसको पढ़ेंगे, मेटाप्लास्ट को पढ़ेंगे। यानी कि अब हम लोग कल समझेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, इस सब के बारे में हम लोग कल समझेंगे। केवल आज हमने आपको बांटा है। आज भर के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।